गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो अब क्लास 12 चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट। तो पढ़ने के लिए क्या क्या है सॉलिड स्टेट में। तो सबसे पहले क्या है जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी कि सॉलिड स्टेट कोई भी अगर है, यानी कोई भी बॉडी अगर सॉलिड बॉडी है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, कि क्या कौन सा कैरेक्टरिस्टिक होता है किसी भी एक सॉलिड बॉडी में। दूसरा पार्ट रहेगा कि सॉलिड जो है वो दो टाइप का हो सकता है, या तो एमॉर्फस होगा यानी शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और नहीं तो क्रिस्टलाइन होगा यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर। यानी कि जो अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स पार्टिकल रहेगा क्या वो पूरी लैटिस में सेम जैसा है, या कुछ जगह एक टाइप का है दूसरी जगह और टाइप का है। तो यानी कि अगर कुछ जगह एक जैसा है दूसरी जगह कुछ और जैसा है, यानी कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर है तो वो एमॉर्फस है। और सारे जगह अगर पूरे लैटिस में एक समान है तो उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्योंकि अब सॉलिड जो एमॉर्फस सॉलिड है वो या तो सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं उसको, नहीं तो स्यूडो सॉलिड्स बोलते हैं। ठीक है, तो जो स्यूडो का मतलब क्या होता है फेक। तो जो फेक सॉलिड है उसके बारे में क्या पढ़ना, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही पढ़ते हैं, क्योंकि जितना भी आपको मैक्सिमम सॉलिड मिलेगा वो क्रिस्टलाइन ही रहेगा। तो फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, कितना टाइप का क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। उसके बाद लैटिस को समझेंगे कि क्रिस्टल का जो लैटिस है और उसका जो सबसे छोटा माइन्यूट जो सबसे फंडामेंटल पार्टिकल सबसे फंडामेंटल यूनिट होगा उसको बोलते हैं यूनिट सेल। स्पेस लैटिस का जो सबसे छोटा होगा सबसे छोटा फंडामेंटल उसको बोलते हैं यूनिट सेल। फिर किसी भी यूनिट सेल में कितना एटम होगा, क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल होगा, क्या डिफरेंट टाइप्स का पैकिंग होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। तो किसी भी पैकिंग में जो सबसे यूनिट सेल बनेगा उस यूनिट सेल में कितना एटम होगा ये पता करेंगे। फिर अब जो पैकिंग होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में वो हमेशा क्लोज पैकिंग होगा, यानी कि सारा एटम एक दूसरे से सटा हुआ होगा, तभी आप उसको क्लोज पैकिंग बोलते हो। तो लेकिन क्लोज पैकिंग का भी टाइप रहेगा, तो फिर कितना टाइप का क्लोज पैकिंग होता है इस बात को समझेंगे। फिर पैकिंग एफिशिएंसी को जानेंगे। तो पैकिंग एफिशिएंसी का मतलब है कि किसी भी यूनिट सेल या किसी भी स्पेस लैटिस में कितना वॉल्यूम जो है वो पार्टिकल ऑक्यूपाई किए हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं पैकिंग एफिशिएंसी। एटॉमिक फैक्टर भी इसको बोलते हैं। उसके बाद है कि यूनिट सेल का डायमेंशन का कैलकुलेशन, कि अगर हमको यूनिट सेल का डायमेंशन निकालना है तो क्या प्रोसीजर करना पड़ेगा। फिर है इम्परफेक्शन इन सॉलिड्स, क्योंकि अगर सॉलिड बनाए हो तो टोटली परफेक्ट सॉलिड बने ऐसा हो नहीं सकता, तो कुछ ना कुछ इम्परफेक्शन हो गए हैं, तो क्या इम्परफेक्शन हो सकता है इस बात को समझेंगे। फिर लास्ट में इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, काहे कि जितना भी मैटर है वो दो चीज से बना हुआ है, मास और चार्ज। अब चार्ज कभी भी मास के इंडिपेंडेंट तो है नहीं, चार्ज हमेशा मास के साथ ही रहेगा। इनबैलेंस हो गया इसी कारण से कैटायन और एनायन बनेगा। तो जो भी प्रॉपर्टी है वो इलेक्ट्रॉन के कारण ही होगा, क्योंकि आपका जो न्यूक्लियॉन्स है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है वो तो न्यूक्लियस में ही है। तो यानी कि जो भी प्रॉपर्टी आ रहा है वो सिर्फ इलेक्ट्रिकल के कारण आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन के कारण आएगा। तो इलेक्ट्रॉन ही जब स्टैटिक रहे तो वो प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और वही इलेक्ट्रॉन जब मूव करने लगे तो जब मूव करेगा तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी देगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी। तो इस चीज को समझेंगे कि कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रहेगा तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी भी शो करेगा और साथ में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा। तो इस बात को समझेंगे। तो अब चैप्टर चालू होता है। तो सबसे पहले है मैटर, यानी कि जितना भी सब्सटेंस है वो कोई भी मैटर है उसका तीन फिजिकल स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो जो लिक्विड और गैस है उसको बोलते हैं फ्लूइड। फ्लूइड इसलिए क्योंकि वो फ्लो कर सकता है, बह सकता है वो। ठीक है, तो लिक्विड और गैसेस को बोलते हैं फ्लूइड। और सॉलिड्स का मतलब है रिजिड है, यानी कि शेप उसका चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो फ्लूइड्स जो रहेगा उसमें पार्टिकल्स क्या है, फ्री टू मूव है। फ्री टू मूव है इसी कारण से तो फ्लो कर रहा है। और सॉलिड्स है तो उसमें क्या है, जो पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो उनका पोजीशन फिक्स्ड है, वो हिलता नहीं है। और हिलता नहीं है इसी कारण से वो रिजिड स्ट्रक्चर का है। लेकिन हिलेगा नहीं इसका मतलब ये नहीं, मूव नहीं करेगा, लेकिन ऑसिलेट करते रहता है। कभी भी वाइब्रेशन होगा ही नहीं, ऑसिलेशन होगा ही नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। यही तो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड लॉ है कि भाई अब्सोल्यूट जीरो नहीं हो पाएगा, एटलीस्ट स्पॉन्टेनियसली तो बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो यही है कि पार्टिकल कभी भी चुपचाप बैठेगा नहीं, अगर मूव नहीं कर रहा है तो ऑसिलेट तो करते ही रहेगा।
ठीक है, वाइब्रेट करते रहेगा अपनी पोजीशन पे। तो सॉलिड पार्टिकल्स जो होता है उसमें जो पार्टिकल्स है वो फिक्स्ड पोजीशन है, लेकिन अपने पोजीशन पे वो ऑसिलेट करते रहता है, वाइब्रेट करते रहेगा। अब कोई भी अगर सॉलिड स्टेट है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो कैरेक्टरिस्टिक कभी भी डिफाइन होगा कि सॉलिड जो बॉडी है वो रिजिड स्ट्रक्चर है, शेप एंड साइज उसका चेंज नहीं हो रहा है। तो किसी भी एक प्रेशर या टेम्परेचर पे दो डिसाइडिंग फैक्टर्स होगा। पहला चीज तो ये है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी कि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ेगा और प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो कोई एक फिक्स्ड प्रेशर और टेम्परेचर पे जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो दो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा। एक तो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और दूसरा है थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी बढ़ता है, आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओ तो थर्मल एनर्जी बढ़ेगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो बाइंडिंग फोर्सेस है जो कि मॉलिक्यूल्स को, एटम्स को या कंस्टिट्यूएंट आयंस है उसको पकड़े हुए है। ठीक है, तो आपका जो थर्मल एनर्जी बढ़ाओगे तो उससे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है, जो एटम है, मॉलिक्यूल है, आयंस है, उसका भी एनर्जी बढ़ेगा। तो पहले सिर्फ वाइब्रेट कर रहा था और ज्यादा एनर्जी अगर मिल गया तो वो फ्री मूव कर जाएगा, और इसलिए सॉलिड फिर लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल को आप हाई एनर्जी दे दिए, वो मूव कर पा रहे हैं, तो फिर सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदल जाएगा। तो कभी भी कोई भी अगर गिवन सेट ऑफ कंडीशन यानी टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ और उस समय आपको सॉलिड का स्टेबिलिटी समझना है, तो स्टेबिलिटी के लिए आप दो फैक्टर देखोगे कि उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेज उस समय कितना है और साथ में थर्मल एनर्जी कितना है। अब है कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी सॉलिड स्टेट का क्या होता है, तो वही चीज है, रिजिड होता है तो रिजिड है तो शेप डिफिनिट है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा है, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज्यादा है तो इंटरमोलिकुलर स्पेस कम होगा। ठीक है, और फिर जो भी बात वही है कि ठीक है पोजीशन फिक्स्ड रहेगा, लेकिन जो पार्टिकल्स है वो अपने पोजीशन पे वाइब्रेट करते रहेगा, ऑसिलेट करते रहेगा सॉलिड्स में। ठीक है, लिक्विड और गैसेस में तो मूव ही कर पाता है, वो ऑसिलेट करने का तो बात ही नहीं है, डायरेक्ट मूवमेंट ही है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स दो टाइप का, एक को बोलते हैं क्रिस्टलाइन, दूसरे को बोलेंगे एमॉर्फस। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है वो है लॉन्ग रेंज ऑर्डर, जो एमॉर्फस सॉलिड है वो है शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब ये है कि जो भी आपका अरेंजमेंट है वो पूरे क्रिस्टल में सेम रहेगा पीरियोडिकली। ठीक है, पीरियोडिकली सेम रहेगा, यानी कि हर एक डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद आपको सेम अरेंजमेंट मिलने वाला है। ठीक है, कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल कीजिए, फिर आपको जो अरेंजमेंट था वही अरेंजमेंट दोबारा देखने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। अब जो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है, फिक्स्ड नहीं लिखा है, शार्प लिखा है। ठीक है, तो यानी कि अगर आप बोला जाए कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 105 डिग्री पे अगर मेल्टिंग हो रहा है, कि बोला जाए 105 डिग्री, तो 105 एग्जैक्ट नहीं सही तो 104, 104 नहीं तो 103। ठीक है, फिर 105 से अगर आगे बढ़े तो 106 या 107, यानी 1 से 2 डिग्री का डिफरेंस, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, इसी को बोलते हैं शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट रहेगा वो शार्प रहेगा, यानी कि कोई एक फिक्स्ड पॉइंट से 1 से 2 डिग्री का वेरिएशन, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स वो एनिसोट्रॉपिक है। तो एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या है कि हर एक डायरेक्शन में अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाएगा। आइसोट्रॉपिक का मतलब हर एक डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी, लेकिन एनिसोट्रॉपिक का मतलब है कि हर एक डायरेक्शन में अलग अलग, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी। तो ये हो गया आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, डिफरेंट स्मॉल नंबर ऑफ क्रिस्टल बनकर से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि अरेंजमेंट, अगर कोई एक पार्टिकुलर अरेंजमेंट बोलो तो आप बोल दोगे कि हाँ ये क्रिस्टल है, फिर दूसरा अरेंजमेंट का दूसरा क्रिस्टल। ठीक है, तो स्मॉल स्मॉल क्रिस्टल से बना हुआ रहता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। और जो भी क्रिस्टल है वो उसका एक डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप होगा। ठीक है, किसी कोई भी ज्योमेट्री का मतलब क्या, आप बता रहे हो कि हाँ इस शेप का है, सर्किल है, सर्कुलर है, या कोई भी शेप हो सकता है। और बाकी तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यानी कि जो भी रहेगा वो पीरियोडिकली रिपीटेड है। एग्जाम्पल जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का, तो वो NaCl हो गया और क्वार्ट्ज हो गया। तो क्वार्ट्ज दो टाइप रहेगा, अगर ग्लास है तो वो एमॉर्फस है, सिंपल आप क्वार्ट्ज बोलोगे तो इसका मतलब वो क्रिस्टलाइन है। ठीक है, और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड जो आप नमक खाते हो। ठीक है, तो ये सब क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब जो एमॉर्फस सॉलिड है वो क्या है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब कि जो भी आपको अरेंजमेंट दिख रहा है वो बस एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए ही दिखेगा, यानी कि आप अगर आगे बढ़ो तो वही अरेंजमेंट आपको दोबारा नहीं दिखने वाला है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर, यानी कि ये जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर और पीरियोडिक तो है लेकिन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है। अब ये जो एमॉर्फस सॉलिड है वो जो मेल्टिंग पॉइंट शो करता है वो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर रहेगा, ठीक है। यानी कि शार्प नहीं है कि एक फिक्स पॉइंट आप बोल दिए तो उसी पे मेल्ट होगा, नहीं, रेंज ऑफ टेम्परेचर है कि मान लो 20 से 30 डिग्री आप बोल सकते हो कि यार 20 से स्टार्ट हुआ, तो आप फिक्स नहीं बोल सकते हो कि कब मेल्ट करेगा, तो आप बोलोगे 20 से लेकर 30 डिग्री 35 डिग्री तक कभी भी वो मेल्ट कर जा सकता है, कोई एक फिक्स पॉइंट नहीं है इसका। अब ये जो एमॉर्फस सॉलिड है उसको बोलते क्या है, स्यूडो सॉलिड, नहीं तो सुपर कूल्ड लिक्विड, ठीक है। तो स्यूडो का मतलब फेक, और लिक्विड में बोलो तो सुपर कूल्ड है, यानी कि सॉलिड स्टेट में तो है लेकिन लिक्विड जैसा है। अब जो एमॉर्फस सॉलिड वो आइसोट्रोपिक है। आइसोट्रोपिक का मतलब है कि प्रॉपर्टी इज सेम इन एवरी डायरेक्शन, यानी कि सारे डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टी। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि शॉर्ट रेंज ऑर्डर है ना, तो जब ऑर्डर शॉर्ट रेंज रहेगा तो किसी भी डायरेक्शन में कोई ऑर्डर नहीं, ठीक है, सारा ऑर्डर आपका सेम। तो अगर सेम ऑर्डर रहेगा तो शॉर्ट रेंज है, तो यानी कि प्रॉपर्टी सेम होना। इसका जो एग्जांपल है उसका रबर हो गया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, ठीक है, ये सब एग्जांपल है एमॉर्फस सॉलिड का। अब ये जो शॉर्ट रेंज है और लॉन्ग रेंज है उसको देखते हैं इसमें। तो ये जो ऑर्डर है वो क्या है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यानी कि जो अरेंजमेंट यहाँ पे बना हो वही अरेंजमेंट यहाँ पे, वही अरेंजमेंट यहाँ पे, वही अरेंजमेंट यहाँ पे, बगल में भी वही अरेंजमेंट, साइड में भी वही अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट क्या है, सेम। लेकिन वही एमॉर्फस सॉलिड में देखा जाए तो जो अरेंजमेंट है यहीं पे वो अरेंजमेंट दिख रहा है, दोबारा वो अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है, ठीक है। हर जगह अलग अलग अरेंजमेंट है, यानी कि जो अरेंजमेंट है वो एक शॉर्ट रेंज है कि एक जगह तक वो ऑर्डर है लेकिन आगे आपको वो ऑर्डर नहीं दिख रहा है। एग्जाम्पल देखा जाए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का तो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज हो गया, फिर वही क्वार्ट्ज जो ग्लास है वो एमॉर्फस है, ठीक है। फिर इस चीज को दिखाया गया ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, अरेंजमेंट आप देख ही रहे हो कि पूरा ऑर्डर्ड है, ठीक है, और लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, यानी कि हर जगह सेम आपको दिख रहा है अरेंजमेंट। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है। तो अब ये दो डायरेक्शन देखा गया, तो अगर सी से डी तक में अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पे जो मिल रहा है अरेंजमेंट, जो इसको फेस करना पड़ रहा है वो ए और बी के डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। अगर इसको आप समझना चाहो तो ये समझो अब थोड़ा सा ये ब्लू कलर से अगर मैच करता है ये ए टू बी, तो अगर इस डायरेक्शन से ए टू बी में अगर जाते तो इसको सारा जो भी मॉलिक्यूल्स मिलने वाला था वो ब्लू मॉलिक्यूल्स मिलने वाला था। वही अगर सी टू डी में जाए तो ये बड़ा वाला पार्टिकल्स इसको मिलने वाला था और साथ में ब्लू पार्टिकल्स में मिलने वाला था, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट प्रॉपर्टी मिल रहा है, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट था तो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में आपको डिफरेंट फेस करना पड़ रहा है रेजिस्टेंस, तो यानी कि प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होता है, एनिसोट्रोपिक, यानी कि जो भी आपका डायरेक्शन अगर डिफरेंट है तो प्रॉपर्टी भी डिफरेंट मिलेगा। और वही आपका अगर एमॉर्फस सॉलिड में आ जाए तो इसका भी क्या है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, यानी कि कोई अरेंजमेंट नहीं है। तो मोटा मोटे देखा जाए तो जो रेजिस्टेंस आपको इस डायरेक्शन में मिलने वाला है वही इस डायरेक्शन में भी रेजिस्टेंस मिलने वाला है, वही इस डायरेक्शन में रेजिस्टेंस मिलने वाला है, यानी कि प्रॉपर्टी आपको सेम मिलने वाला है सभी डायरेक्शन में। तो एमॉर्फस सॉलिड क्या होगा, आइसोट्रोपिक, और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होगा एनिसोट्रोपिक। अब है डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड। तो जो डिस्टिंक्शन है, जो डिफरेंस है, तो अगर शेप का बात किया जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, डेफिनेट शेप रहेगा, और एमॉर्फस सॉलिड्स इरेगुलर शेप है, ठीक है। डेफिनेट शेप इसलिए है क्योंकि ये रियल सॉलिड्स है, रिजिड है, तो शेप क्या है, डेफिनेट है। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड क्या है, स्यूडो सॉलिड है, ठीक है। तो जब स्यूडो सॉलिड है तो इरेगुलर है, रिजिड तो है नहीं आप, ठीक है, तो इरेगुलर शेप है। मेल्टिंग पॉइंट का देखा जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का 7 मेल्टिंग पॉइंट है, लेकिन एमॉर्फस सॉलिड रेंज ऑफ टेम्परेचर शो करता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी देखा जाए, यानी कि काटने पे कैसा दिखता है, तो आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटोगे तो जो आपको पार्ट मिलेगा वो प्लेन मिलेगा और स्मूथ मिलेगा, यानी कि आप अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को काटो तो जो आपको सरफेस मिलेगा वो प्लेन रहेगा, यानी कि एक स्ट्रेट पाथ आपको मिलेगा, स्ट्रेट मिलेगा, और साथ में स्मूथ भी रहेगा, यानी कि चिकना भी रहेगा। लेकिन वही अगर एमॉर्फस सॉलिड है तो आपको जो सरफेस मिलेगा वो इरेगुलर रहेगा, खुरदरा मिलेगा, ठीक है। हीट ऑफ फ्यूजन, यानी कि उसको सॉलिड से लिक्विड बदलने में जो टेम्परेचर का खर्चा होगा
तो वो इसमें क्या है, डिफिनिट है, क्योंकि क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट भी डिफिनिट है, शार्प मेल्टिंग पॉइंट है, ठीक है। तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट है तो हीट ऑफ फ्यूजन भी इसका कुछ कांस्टेंट ही आएगा, कुछ डिफिनिट ही रहेगा, क्योंकि एनसीपी डेल्टा टी है, ठीक है। तो अगर डेल्टा टी आपका कांस्टेंट है तो यानी कि क्यू जो है एमसीपी डेल्टा टी वो भी आपको कांस्टेंट ही मिलने वाला है। लेकिन यहां जब डेल्टा टी ही रेंज दिखाएगा तो यानी कि एमसीपी डेल्टा टी भी रेंज दिखाएगा, तो इसका हीट ऑफ फ्यूजन क्या है, रेंज दिखाएगा। और यहाँ पे जो हीट ऑफ फ्यूजन रहेगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू, एक डिफिनिट वैल्यू आएगा। एनिसोट्रॉपिक का बात किया जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है, एनिसोट्रॉपिक है, यानी कि डिफरेंट डायरेक्शन डिफरेंट प्रॉपर्टी। लेकिन एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक है, यानी कि सेम प्रॉपर्टी इन एवरी डायरेक्शन। नेचर का बात किया जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ट्रू सॉलिड्स है, जबकि एमॉर्फस सॉलिड स्यूडो सॉलिड्स है, चाहे सुपर कूल्ड लिक्विड है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट का बात किया जाए तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में लॉन्ग रेंज ऑर्डर है और एमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर। अब जो भी सॉलिड्स रहेगा वो या तो एमॉर्फस है नहीं तो क्रिस्टलाइन है। लेकिन क्या सिर्फ एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन ही होगा क्या, कुछ और नहीं हो सकता है? तो हो सकता है, रहेगा तो एमॉर्फस और क्रिस्टलाइन है, लेकिन हो सके आपको देखने में गलती हो, तो इसको बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यानी आपको देखने में लग रहा है एमॉर्फस है, जबकि आप मॉलिक्यूलर लेवल पे आप जाओ तो वो क्रिस्टलाइन ही है। जैसा कि मेटल्स, तो मेटल्स क्या है, पॉलीक्रिस्टलाइन है, यानी कि आपको देखने में लगेगा एमॉर्फस है, आप अगर बल्क में देखो तो आपको लगेगा एमॉर्फस है, लेकिन मॉलिक्यूलर लेवल पे जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये क्रिस्टलाइन है, यानी कि लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड्स। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बांटा जाए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के आधार पर या बॉन्ड्स के आधार पर, तो क्या क्या हो सकता है? तो 4 टाइप का सॉलिड्स आपको मिलने वाला है। तो आपको पहला चीज तो ये समझिए कि जनरली आप जितना भी सॉलिड्स देखोगे वो जनरली वो सब क्रिस्टलाइन ही रहेगा। जैसे आप अगर मेटल ले लो तो मेटल भी आपको क्रिस्टलाइन ही मिलेगा। नॉन मेटल्स में भी आप चले जाओ तो मोस्ट ऑफ द नॉन मेटल्स आपको क्रिस्टलाइन ही मिलेगा, ठीक है। कोई कंपाउंड में भी चले जाओ जो सॉलिड कंपाउंड रहे तो वो मोस्टली आपको क्रिस्टलाइन ही मिलेगा, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो सिर्फ 2 ही टाइप का होगा, या तो आयनिक नहीं तो कोवैलेंट, ठीक है। मेटल जो है तो वो जैसे है तो वो क्या है कि थोड़ा सा आयनिक टाइप का है, क्योंकि उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। तो बेसिकली 2 ही टाइप का होता है, या तो कोवैलेंट कंपाउंड यानी कि कोवैलेंट बॉन्डिंग रहेगा, नहीं तो आयनिक बॉन्डिंग रहेगा। बीच में एक मेटालिक है तो उसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए उसको थोड़ा सा अलग देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेस्ड ऑन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बॉन्ड्स में, तो फिर आपके पास है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, आयनिक सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स और कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है और कोवैलेंट सॉलिड्स है, तो दोनों में जो बॉन्ड है वो कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में वीक कोवैलेंट बॉन्ड है और कोवैलेंट सॉलिड्स में स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है। आयनिक सॉलिड्स में आयनिक बॉन्ड्स है और मेटालिक सॉलिड्स में मेटालिक बॉन्ड है। अब देखते हैं इस चीज को। अब जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, ठीक है, उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो क्या रहेगा, मॉलिक्यूल्स। जो आयनिक सॉलिड्स है उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस, अब वो चाहे केटायन रहे चाहे एनायन रहे। जो मेटालिक सॉलिड्स है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रहेगा वो क्या रहेगा, पॉजिटिव आयंस, क्योंकि मेटल्स क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन देता है और उसी का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन में है वही क्या बनाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो कंडक्शन बैंड में होता है, ठीक है। तो और जो कंडक्शन बैंड में है वो क्या रहेगा, डीलोकलाइज्ड। इसी कारण से तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ही क्या है, डीलोकलाइज्ड है, यानी कि लोकलाइज्ड नहीं है वो, तो क्या है, मूव करता रहता है। इसलिए मेटालिक सॉलिड्स जो है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो है पॉजिटिव आयंस इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। जो कोवैलेंट या नेटवर्क सॉलिड्स है उसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो क्या रहेगा, एटम्स, क्योंकि एटम्स ही कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। अब जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स 3 टाइप का, एक है पोलर, फिर नॉन पोलर और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड। तो हाइड्रोजन बॉन्ड भी पोलर ही है।
लेकिन स्पेशल हाइड्रोजन बॉन्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि अगर हाइड्रोजन एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाए तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड हाईली पोलर होता है। ठीक है, तो पहला चीज है नॉन पोलर। तो जो नॉन पोलर बॉन्ड्स रहेगा वो बनता है या तो एटम्स के बीच में, यानी कि सेम टाइप का अगर एटम्स है उन दोनों के बीच में अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग बन रहा है तो वो बनेगा नॉन पोलर। अब इसका एग्जांपल ये भी देख सकते हैं कि एग्जांपल में जैसे हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है उसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दोनों हाइड्रोजन का एटम है। तो जब सेम एटम रहेगा तो यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम रहेगा तो यानी कि सेम टाइप से, यानी कि डाइपोल मोमेंट जो भी अट्रैक्शन का है वो सेम रहेगा, तो इसलिए वहां पे डाइपोल मोमेंट क्या आएगा, जीरो, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो। तो इसलिए ये नॉन पोलर रहेगा, यानी कि नॉन पोलर का मतलब रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या है, जीरो। जैसे आप इसमें ये भी देख सकते हो कि जैसे CCl4 है, तो CCl4 में क्या है, एक कार्बन एटम, राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन, लेफ्ट हैंड साइड में भी क्लोरीन, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में क्लोरीन, यानी कि इक्वली दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, डाइपोल मोमेंट लेफ्ट साइड राइट साइड जीरो। ठीक है, मतलब जितना इधर उतना ही इधर, तो जो रिजल्टेंट आएगा डाइपोल मोमेंट का वो जीरो। क्लोरीन ऊपर क्लोरीन नीचे, तो फिर से डाइपोल मोमेंट एक ऊपर एक नीचे, रिजल्टेंट जीरो। तो इसलिए क्या होगा, नॉन पोलर है। कार्बन डाइऑक्साइड का भी देखा जाए तो कार्बन का मॉलिक्यूल बीच में और दोनों साइड में ऑक्सीजन लगा हुआ है और दोनों फिर खींच रहा है एक टाइप से, यानी कि रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो। तो ये भी क्या होगा, नॉन पोलर। अब जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होता है उसमें जो फोर्सेज रहते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्सेज या लंडन फोर्सेज। एग्जांपल में हो गया आर्गन, CCl4, H2A2 और CO2 दिखा दिए। तो ये CCl4, CO2 चाहे H2O2 ये सब क्या है, नॉन पोलर है। और इसका जो बॉन्डिंग है वो क्या रहेगा, है तो कोवेलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है उसमें भी जो बॉन्ड है वो कोवेलेंट बॉन्ड है और वीक कोवेलेंट बॉन्ड है। थोड़ा सा और अंदर घुसो कि नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड तो है लेकिन फोर्सेस कौन सा, तो उस फोर्सेस को बोलते हैं डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स। ठीक है, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होगा यानी कि एक डाइपोल मोमेंट वो इंड्यूस करेगा। ठीक है, यानी कि उसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है। ठीक है, तो पोलर का जो एग्जांपल है वो HCl हो गया। तो HCl क्या है, जैसे H हो गया तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, Cl क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि कुछ डाइपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रॉन देना चाह रहा है, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाह रहा है, यानी कि डाइपोल मोमेंट है। सल्फर डाइऑक्साइड है, इसमें भी डाइपोल मोमेंट है, क्योंकि इसका भी आप देखोगे तो इसमें भी क्या है, डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, इसलिए क्या है, ये पोलर। फिर हाइड्रोजन बॉन्डेड जो है तो वो तो पोलर है, और जो ऊपर का पोलरिटी आप बता रहे हो उससे ज्यादा पोलर है, यानी कि उसका जो स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेज है, जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो बॉन्डिंग बना रहे हैं वो उस पोलर वाले से ज्यादा है हाइड्रोजन बॉन्ड का। तो इसलिए फिजिकल स्टेट भी आप देखा जाए तो जो नॉन पोलर है वो सॉफ्ट है, क्योंकि उसका फोर्सेज जो इंटरेक्शन का जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच का जो फोर्सेज है वो भी कम है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी जीरो है, किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, बॉन्डिंग नहीं है उतना ज्यादा स्ट्रांग, तो इसलिए फिजिकल स्टेट क्या रहता है, सॉफ्ट। डाइपोल जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो भी सॉफ्ट है, हालांकि इससे हार्ड है, नॉन पोलर से हार्ड रहेगा सॉफ्ट, मतलब कि पोलर। फिर इससे ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डेड जो रहता है वो इससे हार्ड रहेगा, यानी पोलर से भी ज्यादा हार्ड। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखा जाए तो जो भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा वो हमेशा इंसुलेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड है, ये इंसुलेटर ही रहता है, और यहाँ पे भी कोवेलेंट बॉन्ड है तो ये इंसुलेटर ही रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट का बात किया जाए तो नॉन पोलर का वेरी लो, पोलर का इससे ज्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डेड का इससे ज्यादा। ठीक है तो लो ही, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए तो बढ़ते जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। आयनिक सॉलिड्स जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स वो आयंस है, कैटायंस और एनायंस के बीच जो फोर्सेज रहेगा वो कोलम्बिक फोर्सेज है। एग्जाम्पल देखा जाए तो NaCl MgO, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है, जो फिजिकल है स्टेट है वो हार्ड है और ब्रिटल है। ठीक है, यानी कि डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है। आप अगर फोर्स दोगे तो वो बिना बताए टूट जाएगा। ठीक है, कोई भी इलोंगेशन नहीं होगा और अचानक से वो टूट जाएगा, तो हार्ड और ब्रिटल है।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखा जाए तो सॉलिड स्टेट में तो इंसुलेटर है, लेकिन वही अगर मॉल्टेन स्टेट हो जाए, चाहे एक्वस स्टेट हो जाए, तो वो एक कंडक्टर रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई है क्योंकि इसका जो बॉन्डिंग फोर्सेज है वो भी स्ट्रांग है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई। मेटालिक सॉलिड्स जो है वहां पे जो बॉन्डिंग है वो मेटालिक बॉन्डिंग है। एग्जाम्पल में सारा मेटल्स, कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए उसके पास, ठीक है। फिजिकल स्टेट बोला जाए तो हार्ड है, मेलिएबल है और डक्टाइल है। तो डक्टाइल का मतलब क्या है, टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स, और मेलिएबल का मतलब टू बी कंप्रेस्ड इनटू सीट्स, यानी कि आप अगर कंप्रेसिव फोर्स लगाओगे तो वो सीट बन जाएगा, और टेंशन फोर्स लगाओगे तो वो इलोंगेट होकर वायर का फॉर्म ले लेगा। अब जो कंडक्टिविटी देखा जाए तो जो भी मेटालिक सॉलिड्स है वो कंडक्टर है, दोनों स्टेट में कंडक्टर है, सॉलिड स्टेट में भी कंडक्टर, और उसको गला के आप लिक्विड कर दो तो लिक्विड स्टेट में भी कंडक्टर ही रहेगा। मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा क्योंकि जो बॉन्डिंग फोर्सेस है वो भी स्ट्रांग है। लास्ट में आता है आपका कोवेलेंट या नेटवर्क सॉलिड। तो इसका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एटम्स है, क्योंकि एटम्स ही अपने बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, कंपाउंड बना रहा है। जो कोवेलेंट बॉन्ड है वो स्ट्रांग है। एग्जाम्पल पूछा जाए तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कार्बन में डायमंड, कार्बन में ग्रेफाइट भी है। तो ग्रेफाइट इकलौता कोवेलेंट कंपाउंड है जो कि इंसुलेटर नहीं है, कंडक्टर है। वो इसलिए कहे कि वो लेयर स्ट्रक्चर है, और एक लेयर में 3 कोवेलेंट बॉन्ड बनाया और चौथा जो इलेक्ट्रॉन है वो बच जाता है, तो वो लेयर के बीच में रहता है, इसी कारण से वो फ्री है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा तो कंडक्टिविटी हमेशा रहेगा, ठीक है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो वेरी हाई है। अब मेटालिक सॉलिड्स में एक और चीज है कि मेटल जितना भी है सारे मेटल्स में लस्टर होता है और साथ में कलर शो करता है, कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जो भी मेटल्स है उसमें लस्टर होता है, यानी कि चमक रहेगा, और साथ में कुछ कलर भी शो करेगा, यानी कि एक डिफिनिट कलर होगा। और ये डिफिनिट कलर किस लिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही है, ठीक है। कहीं के इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा चाहे एनर्जी निकालेगा तो उसमें से जो फ्रीक्वेंसी का लाइट निकलेगा उस फ्रीक्वेंसी के लाइट के आधार पे उसका कलर आएगा, ठीक है। तो मेटालिक सॉलिड्स कलरफुल होता है। अब है क्रिस्टल लैटिस और यूनिट लैटिस। तो फोर्थ से चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें स्टार्ट करते हैं 4th पॉइंट से, ठीक है। थैंक यू।